हिंदी की आधुनिक कहानियों की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई है। लगभग 120 वर्ष हो रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में कहानियां थी ही नहीं। जितने भी महाकाव्य हैं, लोक काव्य हैं, उसमें कहानियां हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद में यम यमी के बारे में, उर्वशी पुरुरवा के बारे में कहानियां हैं। पुराण है, महाभारत है, उसमें कहानियों की कोई कमी नहीं है। यानी भारतीय परंपराओं में कहानियों का जो विकास है वो बहुत समृद्ध है। लेकिन कुछ ऐसी बात हुई, एक आधुनिक युग आया। 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसकी वजह से समाज में, विश्व में एक बदलाव आया और उस बदलाव का असर यहाँ भी है, हमारे देश में भी। लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि महाकाव्य सुनने का वक्त नहीं है, बहुत लंबा समय लेता है और समय नहीं होने की वजह से विधाओं पर भी उसका असर पड़ा। और शॉर्ट स्टोरीज, किसी ने लघु कथा कहा, किसी ने कहानी, किसी ने कथा, और इसका प्रचलन शुरू हुआ हिंदी में भी। वक्त था 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हो रहा था। उस समय हिंदी कहानियों ने सेब लेना प्रारंभ किया। निश्चित तौर से इन कहानियों पर कुछ बंगला से जो कहानियां आई थी अनुदित होकर, उसका भी असर था, और अंग्रेजी से भी जो कहानियां आई थी उसका भी असर था। और आश्चर्य इस बात का था कि जिस कहानी के बारे में हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे, चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका जिक्र उन शुरुआती कहानियों में है ही नहीं। अगर जिक्र है हिंदी में कि किस कहानी से आधुनिक कहानियों की शुरुआत हुई, तो रानी केतकी की कहानी है, इंस्ता अल्लाह खां की, और ये 1803 की कहानी है। फिर इंदुमती है, एक प्रेम कहानी है, और किशोरी लाल गोस्वामी इसके कहानीकार होते हैं, और ये कहानी 1900 में आती है। उनकी ही कहानी है गुलबहार, वह 1902 में आती है। मास्टर भगवान दास एक हैं, बहुत चर्चित कहानीकार नहीं हैं। 1902 में इनकी कहानी आती है प्लेग का चुड़ैल। उन दिनों प्लेग का बहुत बोलबाला था, लोग मर रहे थे प्लेग के कारण, तो उस पर एक कहानी लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप जानते हैं, बहुत बड़े आलोचक और निबंधकार हैं, समीक्षक हैं। इनकी कहानी एक है 11 वर्ष का सपना, 1903 में आती है। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है 1903 की। उसके बाद दुलाई वाली का जिक्र होता है, वंग महिला 1907 में कहानी आती है। और चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है वह इसी बंग महिला के द्वारा लिखी गई है, और ये 1904 की कहानी है। 1904 की इस कहानी का जिक्र कहीं नहीं है। निबंध के रूप में इसका जिक्र होता है, लेकिन कहानी के रूप में जिक्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इस पर भी हम लोग थोड़ी बात करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर की जो कहानियां हैं, इसके बाद उसने कहा था, बहुत विख्यात कहानी है ये कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी 1915 में। और इसी दौर में राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी,
ग्राम जयशंकर प्रसाद की कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव शपरी की कहानी, परिणय किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी, इन कहानियों का जिक्र हिंदी की शुरुआती कहानियों में, प्रारंभिक कहानियों में ये होती है। इसमें बहस है, डिबेट है कि कौन सी कहानी पहली है और किसको कहानी मानी जाए, किसको कहानी नहीं मानी जाए। चंद्रदेव से मेरी बातों के संदर्भ में यही बात है। कहानियों में जैसे एक कथानक होता है, कुछ पात्र होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, चंद्रदेव से मेरी बातों में कथानक का अभाव है, लेकिन जो कुछ लिखा गया है इसके अंदरूनी परतों में एक खास समय का उसमें जिक्र है। पहले हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें इस कहानीकार के बारे में और फिर जो चंद्रदेव से मेरी बातों में जो कुछ निहित है उसके बारे में चर्चा हम लोग करें। कहानीकार का नाम है राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला के नाम से उन्होंने कहानी लिखी, छद्म नाम बंग महिला। यह सवाल उठ सकता है कि जब उनका नाम था चंद्रबाला घोष तो उन्होंने बंग महिला के नाम से कहानी क्यों लिखी। यहां तक कि बंगला में जो इन्होंने लेखन किया है उसमें इनका नाम प्रवासनी है। अब देखिए, ये बंगला भाषी है, ये हिंदी भाषी नहीं है। हिंदी में बाद में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया है, बंगला में इनका काफी काम है, बल्कि बंगला से इनका अनुवाद भी बहुत है। नाम अपना नहीं दे रही है, इसका क्या मतलब है? औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, आजादी की लड़ाई की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन एक औरत, एक स्त्री कहानी लेखन में अपना नाम नहीं देती है और छद्म नाम से लिखती है। तो जाहिर है कि जो हमारा समाज है, भारतीय समाज है, और भारतीय समाज में औरतों की जो स्थिति है उस स्थिति में यह दबी हुई है और दबी कुचली स्थिति में वो अपना नाम नहीं दे पाती है, खुलकर नहीं देती है। इनका जन्म 1882 में होता है और मृत्यु 1951 में हो जाती है। आश्चर्य यह है कि इतिहास में इनका जन्म वाराणसी में हुआ या इनका जन्म चंदन नगर कलकत्ते में हुआ, अलग अलग लिखा हुआ है। किसी में धीरेन्द्र वर्मा की संपादित जो ये किताबें हैं उसमें जिक्र होता है कि इनका जन्म हुआ है चंदन नगर में, और इतिहास में जब ये देखा जाता है तो पता चलता है कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ। तो इस पर विद्वानों में बहुत साफ गोई नहीं है, स्पष्टता नहीं है। लेकिन अभी जो बहुमत है, ज्यादातर जो लोग हैं वो मानते हैं कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी बहुत संपन्न लोग थे, प्रतिष्ठित परिवार था, जमींदारी इनकी चलती थी। तो ये लोग मिर्जापुर में रहते थे, लगातार मिर्जापुर में इनका रहना हुआ और वहाँ का जो साहित्यिक माहौल था, और साहित्यिक माहौल में रामचंद्र शुक्ल भी सक्रिय हो गए थे, जो प्रेमघन थे वो भी सक्रिय हो गए थे, आनंद कादम्बरी पत्रिका निकालते थे। तो उनसे जब इनका संपर्क हुआ तो इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। बांग्ला से भी अनुवाद इन्होंने बहुत किया। 1904 से लेकर 1917 तक इन्होंने अपना लेखन किया। जीवन 1951 तक है। कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से एक लंबी चुप्पी, और उन्होंने हिंदी से लेखन से अपने को अलग कर लिया। इनकी संतानें थी 2, उनकी मृत्यु हो गई और दुर्भाग्यवश इनके पति की मृत्यु हो गई। फलतः जीवन से उन्होंने व्यक्ति का एहसास किया और लेखन से वो कट गई। दुलाई वाली का जिक्र होता है, वो पहली कहानी के रूप में जिक्र होता है एक तरह से, 1907 में इनकी कहानी है। इनके पास जो
कहानी है वह मात्र 3 कहानी है। एक धुलाई वाली जिसका जिक्र हमने किया, भाई बहन और हृदय परीक्षा। इन कहानियों का एक संग्रह है, भी मौजूद है हिंदी साहित्य में कुसुम संग्रह के नाम से। काशी नगरी प्रचारणी सभा ने इसे छापा है, 1911 में ये छपकर संग्रह आया है। अब देखिए कि इतिहासकार भी धुलाई वाली, भाई बहन, हृदय परीक्षा का जिक्र करते हैं, लेकिन चंद्रदेव से मेरी बातें का जिक्र नहीं करते। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें निबंध का भाव है, विचार का प्रवाह ज्यादा है, अनुभूतियों का, संवेदना का जो होना चाहिए था उसमें नहीं है। पत्रात्मक शैली में है। लेखिका अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी संवेदना को, अपने विचार को चंद्रदेव के माध्यम से कहती है। चंद्रदेव यानी चांद, आकाश में उगा हुआ चांद, चांद को केंद्र में लाती है। भाषा व्यंग्य की है। कहा यह भी जाता है कि ये जो कहानी है वह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है, यानी इस कहानी का संबंध तत्कालीन राजनीति से है। और तत्कालीन राजनीति का मतलब होता है कि अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिशों का राज था। लॉर्ड कर्जन आ चुके थे। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक वो यहाँ पर वाइसराय रहे। नामी आदमी थे, काफी कुछ उन्होंने परिवर्तन किया था। उनका जो परिवर्तन था, उनकी जो नीतियां थी, उनके जो फैसले थे, उसका व्यापक असर भारतीय समाज पर पड़ रहा था। और जब ये पड़ा तो जो लेखक थे, जो लोग थे, जो विचारक थे, उनके विचारों में, उनके लेखन में पर भी इसका असर पड़ा। राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला के जो विचार है, ये विचार उनकी नीतियों से टकराते हैं। उस दौर में उनके मन में जो उथल पुथल था, जो बेचैनी थी, उस बेचैनी को उन्होंने शब्द दिया है इस कहानी के माध्यम से। कहानी की शुरुआत होती है इस तरह से कि भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक प्रणाम। अब देखिए, पूरी तरह से जब आप पत्र शैली में आते हैं तो पत्र शैली में जैसे ही आते हैं उसमें भावनाएं आ जाती हैं, और भावनाओं के माध्यम से जब विचारों का प्रवाह चलता है तो ये कहानी के रूप में वो चीजें आती हैं। उन दिनों ऐसा था कि देश बहुत परेशान था लॉर्ड कर्जन की नीतियों से, और जो फैसले लॉर्ड ले रहे थे वो फैसले अंग्रेजों के पक्ष में होते थे। राजा भी थे, वायसराय भी थे, उनकी ही नीति चलती थी। तो वो कहती है कि देखिए कि देवता भी अपनी जाति के पक्षपाती होते हैं। देखो ना चंद्रदेव, तुम्हें तो अमृत पिलाकर अमर कर दिया, और जब तुम्हें अमर कर दिया, बहुत सारे देवता हैं उनको अमृत नहीं मिला, तुमको मिला, तो फिर ये तो अंग्रेज मनुष्य हैं, और मनुष्य होकर अगर वो जात वालों के पक्ष में काम करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? अंतर्निहित तो एक व्यंग है। व्यंग ये है कि अंग्रेज अपने फैसले लेने में पक्षपात करते हैं, और इसको इन्होंने सीधा नहीं करके चंद्रदेव को उन्होंने केंद्र में लाया और उन्होंने अपनी बात कही। फिर कहा उन्होंने कि ऐसा करिए
कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए अंग्रेज के पास, आपको नौकरी मिलेगी, लॉर्ड कर्जन आपको नौकरी देंगे, क्योंकि आप जो हैं वो कृष्णांग नहीं है, आप काले नहीं है, क्योंकि अंग्रेज लोग काले लोगों को नौकरी नहीं देते। लिखती है वो, आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित होगी। कहना ये चाह रही है कि जो लॉर्ड कर्जन थे अपने दफ्तरों में, अपने कार्यालयों में भारतीयों को नौकरी नहीं दे रहे थे, उनकी उपेक्षा कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने चंद्रदेव से यह निवेदन किया। फिर कहा कि यह जो देश है बहुत परिवर्तन हो गया है, जैसा देश था वैसा देश है नहीं। वैसे आपके यहाँ यानी चंद्रलोक में तो जो रीति नीति बहुत पुरानी है वो चल रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत परिवर्तन हो गया है। उनके ही शब्द हैं, आपके चंद्रलोक में जो रीति नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थी वही सब अब भी है, पर हमारे यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर आ गया है। ये अंतर का जो एहसास है लेखन की वजह तो वही है। हालत यह है कि समाज बदल रहा है, जो काले लोग हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, संतान जो जन्म ले रही है वो पहले से ही दीनहीन है, इसका भी वो जिक्र। फिर वो कहती हैं कि आप आइए चंद्रदेव, पूरा भारत नहीं घूम सकिए तो कम से कम राजधानी कलकत्ता ही घूमिए, और कलकत्ता में आप देखिए कि क्या हो रहा है, कितना परिवर्तन हुआ है। जो मैंने कहा कि बहुत परिवर्तन हो गया है, उसका एहसास, उसकी अनुभूति आपको कलकत्ते में होगी। आप जैसे आइएगा तो देखिएगा कि बहुत कल कारखाना लग गया है और बहुत सारे कारीगर इसमें लग गए। कारीगर के भी जो मालिक हैं वो गौरांग प्रभु हैं, यानी लॉर्ड कर्जन हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि जो विश्वकर्मा हैं हमारे देवता, उनको कारीगरों का देवता कहा जाता है, उसके भी लकड़ दादा लोग यहाँ पर हैं, यानी उससे भी बेहतरीन लोग कल कारखानों में वो काम कर रहे हैं। फिर वो कहती है लेखिका कहती है कि बिजली आ गई है, और बिजली आने की वजह से बहुत सारे लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। कोई भी काम उनको करना होता है श्वेतांग महाप्रभु को, तो बिजली तुरंत को दबाता है और उनका काम हो जाता है। और उच्च शिक्षा प्राप्त जो युवक है वो काठ के पुतलों की भांति सिर्फ मुंह ताकते रह जाते हैं। यानी बिजली का जो असर था उन दिनों, आज भी क्या हो रहा है आप देखिएगा कि ऐसा सिस्टम का विकास हो रहा है जिसमें नौकरियों का अभाव हो रहा है, सेवा का अभाव हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, लेकिन हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके कारण से ये कहानी देखिए बहुत पुरानी है, और बिजली अब अनिवार्य हो गई है। अब बिजली ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बहुत ज्यादा ये कर सके, लेकिन बिजली के बहाने जितने काम हो रहे हैं उसमें लोगों को काटा जा रहा है, लोगों को सिस्टम से हटाया जा रहा है। और वो लेखिका कितनी तेज तर्रार रही होगी, उसकी दृष्टि कितनी प्रखर रही होगी कि उस समय उन्होंने पहचाना था कि आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। फिर वो कहती है कि जो गंगा है त्रिलोक की वासिनी कहा जाता है सुरसरी, उसके भी बहुत बुरे दिन आ गए। पूरे दिन इसलिए आए हैं कि ये जो गौरांग प्रभु हैं ये जगह जगह उनको भी बंधनग्रस्त करते जा रहे हैं, और उनका जो वक्ष स्थल है, उनकी जो छाती है, उस पर मोटे मोटे खंभे ये गाड़ रहे हैं। गंगा आज बंद गई है, और बधी हुई गंगा में जो बाढ़ है, आज की जो समस्या है आप जानते हैं, विस्तार से हम लोग कहीं बातचीत करेंगे कि गंगा को बांधने से क्या परेशानी हुई है, कोसी को बांधने से क्या परेशानी हुई है। और उस समय लेखिका इस बात को समझ रही है, उसने चिन्हित भी है कि गंगा को जगह जगह बांधा जा रहा है। जो जीवन उस दौर में था कलकत्ते का, जो चीजें उसको प्रभावित कर रही थी, उसमें एक ईडन गार्डन था। आज भी ईडन गार्डन है, बहुत नाम होता है जब क्रिकेट का समय आता है,
तो इसका जिक्र बहुत जोर शोर से होता है। उस समय भी था, आ गया था। विश्वविद्यालय बना दिए गए थे, फोर्ट विलियम में फौजी सामान रखे जा रहे थे, जो खजाना था उसकी चर्चा उसमें होती है। यानी ये सारी चीजें नई चीजें थी और नई चीजों का प्रभाव कलकत्ते पर पड़ रहा था। अंत में वो कहती हैं कि अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य। बहुत तीखा व्यंग है, अंदर से कचोटता है मन कि इस गुलामी का एहसास उस कहानीकार के पास है। और ना तो भास्कर सूर्य महाशय का वंशधरों का साम्राज्य है और न भारत की सत श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति। अब क्या हो गया है कि आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभुओं इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव हो गए। तो इस तरह का एक चीजें बन गई हैं और जो भी लोग हैं उस दौर में, जो राजा हैं, जो जमींदार हैं, वो काठ के पुतलों की तरह हैं। इसका वो जिक्र करती हैं कि यह ऐसा वर्ग हुआ है कि अपने प्रजा के बारे में, जो इसके पास रहती है, जो मेहनत करती है खेतों में, गलियों में, घरों में, उसके सुख दुख से भी बहुत मतलब नहीं रह गया है। कहती है लेखिका कि चंद्रदेव अगर आप आ जाइए यहाँ, हमने आपको निमंत्रित किया है, अगर आप आ जाइए तो डॉक्टर जो आपके यहाँ धन्वंतरी और चीफ जस्टिस जो है चित्रगुप्त जरूर लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत परिवर्तन हो रहा है। प्लेग का जो उस दौर में था, क्या कहते हैं, संक्रामक रोग की तरह फैला हुआ। आप आइएगा तो हो सकता है कि ये प्लेग आपके यहाँ चला जाए तो आपको कोई परेशानी होगी। तो प्लेग को ठीक करने का जो हुनर है आप यहाँ से लेते जाइएगा। और हमारे यहाँ आ गया है इंडियन पेनल कोड, और इतना बड़ा ये कोड है कि इस कोड से आपको भी लाभ होगा। तो आपका जो चित्रगुप्त चीफ जस्टिस है उसको लाइएगा, जो दंड विधि ठीक से। तो इस तरह की ये कहानी है कि पूरी तरह से राजनीति से जुड़ी हुई है और उस दौर में जो घटनाएं घट रही थी उसको चित्रित करती है, रेखांकित करती है, और इसलिए यह एक बड़ी कहानी है और बड़े कैनवास की कहानी है। तो इस तरह से इस कहानी को हम लोग देख और समझ सकते हैं। हमारा जो चैनल है आप इसको देख रहे हैं, इसमें आप सब्सक्राइब करें, आप अपनी टिप्पणी और राय दें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।